Hello students, myself Yogesh Pandey and I am here to teach you accountancy. अब तक हमने इस चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट में ये जाना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है, उसके ट्रेडिंग और डेबिट के कंटेंट क्या हैं पीएल के, और इसके साथ साथ बैलेंस शीट की भी बातें करने की कोशिश की थी। और आज इसी क्रम में जो है पिछली क्लास में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 भी प्रैक्टिकल सॉल्व किया था। आज उसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की सॉल्यूशन करेंगे, जहां हम देखेंगे कि किस तरीके से बैड डेट्स और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट को भी रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल से शुरुआत की है इन्फॉर्मेशन की। कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख। हमें शुरुआत में बनाना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की आस्किंग जो है दैट इज प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंड इंफॉर्मेशन आर गिवन। आपको शुरुआत करनी है ट्रेडिंग से, और ट्रेडिंग में हम जानते हैं कि केवल ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल और सेल रिटर्न, इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस जाता है। और अगर एडजस्टमेंट में हमारी क्लोजिंग स्टॉक दी है तो उस एडजस्टमेंट में दी हुई क्लोजिंग स्टॉक को भी रिकॉर्ड करेंगे। इज दैट ओके? तो अब हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस में दी गई इंफॉर्मेशन की, जो कि कैपिटल है बिल्कुल नहीं जाएगा, कैश नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं रिकॉर्ड करेंगे, परचेज की वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा। और परचेज रिटर्न, परचेज की वैल्यू को रिकॉर्ड करने से पहले हम ओपनिंग स्टॉक फाइंड कर लें। तो ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन एट ऑल। अगर जो है लास्ट शुरुआत में नहीं दिया है, लेकिन नीचे हम देखें अगर, तो ओपनिंग स्टॉक फोर्थ नंबर पे, नीचे से फोर्थ नंबर पे 3000 के रूप में दिया हुआ है। तो उस वैल्यू को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, दैट इज ओपनिंग स्टॉक अमाउंटिंग 3000। ओके, अब इसके बाद जो है हम परचेज लिख लें। परचेज की वैल्यू है हमारी ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, परचेज की वैल्यू 12000, और हमें ध्यान से रिटर्न भी देखना होगा। 12000 में से 2000 का रिटर्न हमें परचेज रिटर्न के रूप में रिड्यूस कर देना होगा। इज दैट ओके? तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 10000। ठीक है, और इसके साथ साथ नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्टीमेटली डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हमारे ट्रायल बैलेंस में, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, टैक्सेशन, बैड डेब्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है ट्रायल बैलेंस में जो दी हुई हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात अगर करें हम, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन और स्टॉक, इनमें से कोई भी चीज़ डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद हम जब ट्रेडिंग के क्रेडिट कंटेंट में आते हैं, यहाँ पर हमारे इनिशियली सबसे पहले जो सेल दी हुई है, उस सेल को हम रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज अमाउंटिंग 15000। और सेल्स रिटर्न इज गिवन विद द वैल्यू ऑफ 1000, इट विल बी रिड्यूस्ड एंड द अमाउंट विल बी पुट एज 14000 in external column. Is that okay? Now we will consider about the closing stock, and the value of closing stock is given as the additional information that the closing stock is amounting 4500. Now any direct expense is not given. We have to find out the gross profit, which is calculated with the difference, and you can see that credit total is 18,500 and debit total is 13,000. Okay, now see the difference of credit and debit is 5,500. This is what? This is gross profit, and with the help of this gross profit we could equalize the debit and credit total of the trial balance. You can see that the total of both sides will be equal with the help of gross profit, and which was 5500. Is that okay? अब इसको हम यूज करेंगे इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जब ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हमने तो क्या किया, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेज लिखा, परचेज रिटर्न को परचेज में से लेस कर दिया। इसके बाद कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दी थी, इसलिए हम क्रेडिट में चले गए। क्रेडिट में हमें सेल और सेल रिटर्न की इन्फॉर्मेशन दी थी, और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन दी थी
क्लोजिंग स्टॉक की। तो फिर क्रेडिट टोटल को डेबिट टोटल से लेस किया हमने, और इसके बाद जो डिफरेंस आया दैट वाज ग्रॉस प्रॉफिट, एंड दैट वाज हेल्पफुल फॉर कैलकुलेटिंग द डिफरेंस ऑफ क्रेडिट टोटल एंड डेबिट टोटल। इज दैट ओके? नाउ let's move towards the profit and loss account with the help of this gross profit, and the profit and loss contains the same format but record only indirect transactions of the business। वो सारे ट्रांजेक्शन जो कि कोर बिजनेस आइटम से रिलेटेड नहीं होते हैं, कोर बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो वो सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि एक फर्म को ऑपरेट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट होंगी, और साथ ही साथ हम जिन इनडायरेक्ट इनकम को अपनी फर्म में अर्न करते हैं लाइक इंटरेस्ट, वैट, कमीशन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इनडायरेक्ट इनकम होने के कारण नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट होंगी। इज दैट ओके? नाउ सी, अभी तक हमने ग्रॉस प्रॉफिट की बात की थी। वो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया था कितना? 5500। पिछली बार हमने देखा कि इस ग्रॉस प्रॉफिट को यूज किया गया था डेबिट साइड में फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग बोथ साइड। इस बार वो ग्रॉस प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट के रूल पे, या यूं कह लें पिछली बार कैरी डाउन था और इस बार ब्रॉट डाउन है, इसलिए क्रेडिट हुआ। और इसके बाद हम तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो नाउ यू कैन सी कैश, कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेज, रिटर्न, एस्टैब्लिशमेंट, ये सारी चीज़ें जो है किसी भी तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, बट एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस इज गिवन एज 2200। ओके, और ये जो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस है, इसको लिखने से पहले हम ध्यान देंगे कोई एडजस्टमेंट दी है या नहीं दी है। कोई भी कंटेंट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट हम बना रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी कंटेंट लिखने से पहले पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस या जो भी इनडायरेक्ट इनकम है, उनको रिकॉर्ड करने से पहले हम उनकी एडजस्टमेंट देख लेंगे, और एडजस्टमेंट हो तो एडजस्ट करके लिखेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस है दैट इज अमाउंटिंग 2200। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अल्टीमेटली अगले ट्रांजेक्शन की, जो कि है टैक्स एंड इंश्योरेंस। You can see the value of tax and insurance is given as 500 in the trial balance. Okay, and apart of this, the value of adjustment is given in the additional information, that is insurance is prepaid amounting 50 rupees। आप ये देख सकते हैं कि जो टैक्स है उस टैक्स के साथ साथ इंश्योरेंस भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, और इनकी कंबाइंड वैल्यू 500 है। इसलिए हम उस 500 की वैल्यू को रिकॉर्ड कर देते हैं ट्रायल बैलेंस में, इनर कॉलम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनर कॉलम में, और जो भी प्रीपेड की वैल्यू है उस प्रीपेड की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं। फिर जो वैल्यू आएगी हमारी वो जाएगी एक्सटर्नल कॉलम में, और इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे अपने एक्टिव ट्रांजेक्शन पे, दैट इज बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स प्रोविजन। तो मैं आपको बता दूं कि जो बैड डेब्ट्स है वो बैड डेब्ट्स फर्म के लिए लॉस होता है, इसलिए बैड डेब्ट्स को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और उसकी वैल्यू गिवन है 500। और इसके अलावा हम एक बार देख लेंगे कि क्या कोई एडिशनल बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में गिवन है या नहीं गिवन है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो बैड डेब्ट्स है उसकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है, इसलिए सीधे बैड डेब्ट्स की वैल्यू हम 500 लिख लेते हैं। और जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लिखा है दैट वाज रिजर्व फॉर द फर्म, इसलिए हम दो तरीके से इसको दिखा सकते हैं, या तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स करके डेबिट क्रेडिट में दिखा दें, ओके, और जो न्यू बैड डेब्ट्स होगा डेबिट में लिखेंगे, या फिर न्यू बैड डेब्ट्स में से ओल्ड बैड डेब्ट्स को लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। अगर हम चाहें तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को क्रेडिट करें, या फिर न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में से ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को लेस कर देंगे। और ऐसी कंडीशन में अगर हम दूसरे ऑप्शन को अप्लाई करते हैं, तो दूसरे ऑप्शन में हमने क्या देखा कि न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या है, इसे बोला गया है 1000 तक मेंटेन करने को, जिसमें से हमने ऑलरेडी 700 की मेंटेनेंस कर ली है। तो
अब एडिशनल फॉर्म में हमें केवल 300 की मेंटेनेंस करनी होगी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन। एंड अ पार्ट ऑफ दिस डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इज गिवन, एंड अ पार्ट ऑफ दिस कमीशन इज ऑल्सो गिवन एज ₹500। और इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है दैट कमीशन ₹600 इज रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। आपको मैं बता दूं कि जो नेक्स्ट ईयर का जो एडवांस होता है उस एडवांस को हम बोलते हैं अनएक्रूड, अगर वो आइटम इनकम में दिया हुआ है तो, ठीक है। और यही कमीशन अगर डेबिट साइड में होती तो ऐसी कंडीशन में उसको हम डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि ये कमीशन इनकम है और इनकम में एक्रूड है, अनएक्रूड है, उस अनएक्रूड की वैल्यू को हम रिड्यूस कर देंगे। ओके, सो दिस इज द फिगर ऑफ 400 will be recorded as the indirect income. A part of this deposit and opening stock and drawing furniture bills payable are not recorded in the profit and loss account, but we should look over the transactions in adjustment. तो अगर हम एडजस्टमेंट पे ध्यान दें तो एडजस्टमेंट में सैलरी की वैल्यू दी हुई है आउटस्टैंडिंग के रूप में, दैट इज 100, एंड अ पार्ट ऑफ दिस टैक्स इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग विद द वैल्यू ऑफ 200। आप यहाँ देखिए, ये जो टैक्स की वैल्यू दी थी, इस टैक्स की वैल्यू में हमने प्रीपेड तो लेस किया था इंश्योरेंस के रूप में, लेकिन टैक्स के आउटस्टैंडिंग को कंसीडर नहीं किया था। तो यहीं पे छोटी सी चेंजिंग हम कर देंगे कि प्रीपेड को तो लेस करेंगे ही, और इसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग जो है, प्रीपेड तो क्या था, इंश्योरेंस का था, लेकिन आउटस्टैंडिंग किसका है, टैक्स का, उस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो ये जो फाइनल वैल्यू आएगी हमारी, इस 450 को 200 रुपये से बढ़ाने के बाद 650 रिकॉर्ड की जाएगी। इज दैट ओके? नाउ जहाँ तक सैलरी की बात करें हम, तो सैलरी का कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे हम पीएल के डेबिट साइड में, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे, इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ओनली दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। इसके अलावा हम बात करें आउटस्टैंडिंग की वैल्यू की, आउटस्टैंडिंग की वैल्यू है ₹100। इसके अलावा बाकी एडजस्टमेंट अगर हम देख लें तो इंटरेस्ट की वैल्यू है, इंटरेस्ट ऑफ ₹210 इज टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट। इस इंटरेस्ट की बात अभी तक हमने नहीं की थी, हमने केवल ट्रायल बैलेंस में देखा था कि जो डिपॉजिट हमने दिया है उसकी वैल्यू क्या है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमने डिपॉजिट कर रखा है तो इस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट हमें मिलेगा, इसलिए ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विल बी रिकॉर्डेड एज ₹210। ओके, नाउ a part of this interest on bank overdraft is also given in the adjustment, and since bank overdraft is a loan, and that is why interest on bank OD will be recorded as expense। ओके, तो इसलिए इसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे विद द वैल्यू ऑफ ₹300। ठीक है, आगे बढ़े तो बात करते हैं हम ट्रायल बैलेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई अदर चीज़ों की, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज प्रोवाइडेड एट 10%। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दैट इज गिवन एट द रेट 10%। तो फर्नीचर की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू दी हुई है दैट इज अमाउंटिंग 600, इसकी जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 60। ओके, और इसके बाद कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, इसलिए हम इसका थंब टोटल करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके, ताकि हम नॉन नेट प्रॉफिट निकाल सकें। इस डेबिट का क्रेडिट का टोटल हम निकालें अगर, तो क्रेडिट का टोटल होगा हमारा 6110 रुपये, और डेबिट के टोटल की अगर हम बात करें तो डेबिट के टोटल की बात करें तो आइए देख लेते हैं डेबिट का टोटल।
डेबिट का टोटल आएगा हमारा 4110 रुपये, और ये जो डिफरेंस होगा ये डिफरेंस हमें बताएगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट इज अमाउंटिंग 2000। अब 2000 को हम रिकॉर्ड कर देते हैं अपने नेट प्रॉफिट के रूप में। नेट प्रॉफिट हमारा हो जा रहा है कितना, 2000। ठीक है, अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम अपने बैलेंस शीट को बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि क्वेश्चन में कंप्लीटली हम अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को समझ सकें और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करें। ओके, सो नाउ सी दैट बैलेंस शीट as on the date which is given 31st March 2019, okay, and the format is quite same, बस पर्टिकुलर की जगह हमारी असेट्स और लायबिलिटीज को हम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो असेट्स और लायबिलिटीज हैं हमारी, जितने की असेट्स और लायबिलिटीज जो भी वैल्यू गिवन होगी एडजस्टमेंट के साथ हम रिकॉर्ड करेंगे। आइए देखते हैं, डेबिट साइड में हमने लिख दिया लायबिलिटीज और क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे असेट्स, और इनको हम उनकी एडजस्टेड वैल्यू के साथ रिकॉर्ड करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, देखिए कैपिटल इनिशियली गिवन, तो कैपिटल को हम रिकॉर्ड कर देते हैं विद द वैल्यू ऑफ 10,000। एज वी नो दैट कैपिटल शुड बी इंक्रीज बाय द नेट प्रॉफिट विच वी हैव अर्लियर कैलकुलेटेड 2000। और अगर कोई ड्राइंग दी होती है तो उस ड्राइंग को हम इस अमाउंट से लेस कर देते हैं। ओके, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे ड्राइंग की ट्रायल बैलेंस में कोई वैल्यू नहीं दी हुई है एक्सेप्ट 1400। ओके, तो इस अमाउंट को 12,000 की अमाउंट को ड्राइंग से हम रिड्यूस कर देते हैं, जो कि 1400 गिवन है। तो इस 1400 को रिड्यूस करके एक्सटर्नल कॉलम में हम आ जाएंगे 10,600 के बारे में। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं आगे कैश की। तो कैश चूँकि हमारा फ्लोटिंग असेट्स है इसलिए हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि हमने कैपिटल से शुरुआत की है जो कि एक फिक्स लायबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अमाउंटिंग 2000 एक्चुअली। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हमने रिकॉर्ड कर दिया 2000 से, और इस पे जो इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया था उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओटी हमने 300 रुपये पे नहीं किया था, इसलिए ये जो वैल्यू आ जाती है 2300 की आ जाएगी। इज दैट ओके? नाउ सी कि अब जो है इसके बाद हम अपने अगली लायबिलिटी की बात करेंगे, जो कि है हमारी क्रेडिटर्स दैट आर अमाउंटिंग 2000। ओके, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू दी हुई है 2000। इस 2000 को हम एज इट इज रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्रेडिटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं अदर इन्फॉर्मेशंस में जो है अदर इन्फॉर्मेशंस की रिगार्डिंग लायबिलिटी, तो ट्रायल बैलेंस में अगर हम बिल्स पेबल को छोड़ दें तो और कोई इन्फॉर्मेशन लायबिलिटी के रिगार्डिंग नहीं है, और बिल्स पेबल की अमाउंट है हमारी 2500। इस 2500 को हम रिकॉर्ड करने के बाद ट्रायल बैलेंस की लायबिलिटी कंटेंट को ओवर कर देते हैं, और फिर जो है हम बात करते हैं उन कंटेंट की जो हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन से ली है, जो कि है सबसे पहले आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग हमने दो तरीके की देखी थी, एक तो सैलरी की देखी थी और दूसरी देखी थी हमने टैक्सेस की। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो सैलरी 100 एंड टैक्सेस ऑफ 200 विल बी सम एंड the value that is 300 will be recorded in external column। इसके बाद हम बात करें अगर कि हमारा जो कमीशन है वो अनएक्रूड है, इसलिए अनएक्रूड कमीशन को भी हम लायबिलिटी मानते हैं, और इस अनएक्रूड कमीशन को हम रिकॉर्ड कर देंगे लायबिलिटी साइड। ओके, तो अनएक्रूड कमीशन हमारा कितना हो गया, दैट इज अनएक्रूड कमीशन दैट इज ₹100। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें
आगे के ट्रांजेक्शन्स की यानी जो दैट आर गिवन इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन नहीं है एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको हमने रिकॉर्ड कर ही लिया और किसी भी चीज़ को हम लायबिलिटी कंटेंट में नहीं डालेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने असेट्स टोटल में, असेट साइड में। तो असेट साइड में देखिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो असेट्स फिक्स इन नेचर के हैं। तो फिक्स नेचर के जो असेट्स हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फर्नीचर की, जिसकी वैल्यू गिवन है 600 और इसमें से हमने डेप्रिसिएशन लेस किया ₹60 और उस डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू लिखी जाएगी एक्सटर्नल कॉलम में विद द वैल्यू ऑफ ₹540। ओके, इसके बाद बिल्स रिसीवेबल दैट इज अमाउंटिंग 3000 और इसके बाद हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है और ये क्लोजिंग स्टॉक है हमारा अमाउंटिंग 4500। ओके, इस 4500 की अमाउंट को भी हम यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं। और इसके बाद बात करते हैं हम अपने डिपॉजिट की। तो डिपॉजिट में हमने डाला है 4000 और इस डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट भी अर्न है, इसलिए इस इंटरेस्ट की वैल्यू के साथ डिपॉजिट की वैल्यू ऐड हो जाएगी और वो इंटरेस्ट है हमारा दैट इज अर्नड इन द डेप्रिसिएशन दैट इज 210। ठीक है, 210 रुपये की वैल्यू के साथ जो है हमने देखा कि इंटरेस्ट और डिपॉजिट दोनों जो है रिकॉर्ड करके हमने डाला 4210। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले ट्रांजेक्शन पे। तो ये देखिए आगे के हमारे डेटर्स की बात अगर हम करें तो डेटर्स की अमाउंट है 5000 और इस 5000 में से हमने 3000 का प्रोविजन निकाल लिया। तो बेसिकली डेटर्स की वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे विद द बुक वैल्यू 5000 और इस डेटर्स में से हम अपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को या यूँ कह लें न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इट कम्स विद द वैल्यू ऑफ 4700। ओके, और इसके अलावा अगर कोई और असेट्स हमें दिख रहा है तो उसे भी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। जैसे कैश की बात करें तो कैश को अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया है और उस कैश की वैल्यू है 1500। ठीक है, तो 1500 की वैल्यू के साथ जो है हम इसका टोटल कैश रिकॉर्ड करेंगे और एक बार फिर से देख लेंगे कि क्या ट्रायल बैलेंस में हमने कोई असेट्स रिकॉर्ड नहीं किया है। तो आइए देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कैश रिकॉर्ड हो चुका है, इसके बाद डेटर्स को भी रिकॉर्ड किया हमने, ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करेंगे लेकिन डिपॉजिट को रिकॉर्ड करेंगे, वो भी हमने कर लिया। फर्नीचर्स और बिल्स रिसीवेबल को भी रिकॉर्ड कर लिया और एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में जो प्रीपेड इंश्योरेंस है उसके अलावा और कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जिसको हमने रिकॉर्ड ना किया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस के रूप में जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम यहाँ पे असेट्स मान करके रिकॉर्ड करेंगे दैट अमाउंटिंग ₹50 और इसके बाद डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे और फाइंड करेंगे दैट द टोटल इज टैली और नॉट। ओके, एज यू कैन सी है कि जो डेटर्स है उस पर जो प्रोविजन हमने बनाया 300 उसको हम न्यू प्रोविजन की वैल्यू से रिकॉर्ड करके 4000 लिख देंगे और इसके बाद जो टोटल आएगा हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यानी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों का इक्वल आना चाहिए। और ये वैल्यू अगर आपने टैली करा ली इसका मतलब आपने बैलेंस शीट बिल्कुल सही बनाई। इज दैट ओके? तो डेबिट और क्रेडिट टोटल यानी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों का टोटल हमारा 17,800 आया और ये जो टोटल है हमारा इस टोटल में हमें ये पूरी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है दैट हाउ द बैलेंस शीट tallies and how the assets and liabilities are equal to each other. Is that okay? तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और इसके बाद हम आगे और भी ऐसे क्वेश्चंस लगा करके अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, क्लियर करेंगे। Is that okay? Thank you very much.